हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं को समाज में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इस प्रॉब्लम्स को लड़ने के लिए वो क्या तरीके अपनाती हैं। एक्चुअली आज जो हम महिलाओं के साथ इतनी फ्रीडम हम देखते हैं, 100% फ्रीडम और इक्वालिटी तो आज भी नहीं है, कई फील्ड में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। बट जो कंडीशन आज की है कि वो आसानी से एजुकेशन ले सकती हैं, जॉब ले सकती हैं, वो कंडीशन हमेशा से नहीं थी। सोसाइटी में उन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थी, वो घर की बाउंड्रीज़ में बंधी हुई थी, उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था, बहुत सारे पर्दा सिस्टम था, बहुत सारी चीज़ें थी जो हम चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। तो उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए महिलाओं ने क्या क्या स्टेप्स लिए और कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकली, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। वुमेन चेंज द वर्ल्ड, जो दुनिया का नक्शा है, दुनिया को वो किस तरह से बदल रही हैं, कैसे वो एक इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। तो ये जो चैप्टर है वो एक एक्टिविटी से शुरू होता है, एक क्लास एक्टिविटी है जिसमें जो है एक रोजी मैडम है, उन्होंने क्या किया है, अपने क्लास को पिक्चर बनाने को किया है, पिक्चर बनाने के लिए दिया हुआ। उन्होंने ये कहा कि आप जो है एक फार्मर की फ़ोटो बनाएंगे, फैक्ट्री वर्कर की बनाएंगे, नर्स की, साइंटिस्ट की, पायलट की और टीचर की बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इमेजेस को कैटेगराइज किया। अब यहाँ पर क्लास तो नहीं है, बट हम ये काम जो है अपने गूगल से करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक देखते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स का सीन देखते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स की जब हम इमेज गूगल पे सर्च करते हैं तो आप देखोगे इसमें सिर्फ एक फीमेल की इमेज, एक और दूसरी फीमेल की इमेज, हालांकि दोनों फोटो सेम है। मोस्ट ऑफ आपको यहाँ जो इमेज दिख रही है वो सेम है। अगेन जब हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको जो है 50-50 सा दिख रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपको जो है कुछ महिलाएं देख सकती हैं और बाकी सारे मेल दिख रहे हैं। तो लगभग 40-60 का जो है आपको रेशियो यहाँ पर मेल और फीमेल का दिख रहा है। अगेन जब हम पायलट को जब हम सर्च करते हैं तो सिर्फ हमारे सामने दो तीन, तो ऐसे 2-3 पिक्चर दिखते हैं जहाँ पर महिलाएं हैं, एक और यहाँ पर भी है, और बाकी सारे हमको मेल इमेज ज़्यादा मिलती है। अगेन जब हम नर्सेज सर्च करते हैं तो आपको चारों वुमेन दिख रही हैं, एक मेल दिख रहा है, जबकि वार्ड बॉय और जो है नर्स भी होते हैं, मेल जो है नर्स भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ हमारे दिमाग में एक फ़ीमेल इमेज ही आती है जब हम नर्स करते हैं। जब हम किसान की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 99% आपको जो है मेल ही दिख रहे हैं, बहुत कम पिक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमको फ़ीमेल दिख रही हैं। अगेन जब हम टीचर को सर्च करते हैं तो यहाँ पर जो है फीमेल पिक्चर्स हमको ज़्यादा दिख रही हैं इन कंपैरिजन टू मेल, जबकि हम जानते हैं कि जो है मेल टीचर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा है कि हमारा दिमाग जो है, जब भी हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं या फिर उसको गूगल पे सर्च करते हैं या फिर हम चीज़ों को पिक्चराइज करते हैं, तो एक ख़ास सोसाइटी, या तो यहाँ मेल्स की डोमिनेंस ज़्यादा दिखती है या घर की मतलब फीमेल्स की जो है पिक्चर्स ज़्यादा दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग के तौर पे काम करता है। आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में जब जो है कुछ बच्चे थे जो आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था माई मदर डजेंट वर्क। लास्ट चैप्टर में ये बात आई थी, जबकि क्यों? क्योंकि उसका कहना था शी इज़ एन हाउस वाइफ सो शी डजंट वर्क। बाद में फिर जो है उनके सामने सिचुएशन आई थी कि वो घर पर रह करके सुबह से शाम तक दिन भर काम करती रहती है और हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो हमने एक स्टीरियोटाइप बना लिया हुआ है कि अगर कोई नर्स होगी तो वो जो है फीमेल ही होगी। अगेन कोई फैक्ट्री वर्कर होगा या फिर जो है कोई किसान होगा तो वो मेल ही होगा, जबकि ये सच नहीं है। अब एक और टर्म आ रहा है, या स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, थिंकिंग इन ए फिक्स मैनर। हमारा दिमाग जो है वो चीज़ों को एक फ्रेमिंग करता है, वो पहले से ही सोच लेता है कि ये काम, जैसे क्या होता है कि क्रिकेट नहीं साहब ये लड़कों का गेम है, लड़कियां क्या है, आप बैडमिंटन खेल लो, घर वाले खेल खेल लो। जैसे ये सब चीज़ें आप 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि डॉल्स है ये लड़कियों के खेलने की चीज़ है, फुटबॉल है ये लड़कों के खेलने की चीज़ है। तो जब हम इस तरह के माइंडसेट से अपने डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। हमारा दिमाग इसी स्टीरियोटाइप के साथ जीता है, ठीक है। और ऐसे स्टीरियोटाइप जो है महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं, और यहाँ पर हम यही देखने की कोशिश करेंगे
कि महिलाओं ने इन स्टीरियोटाइप्स को कैसे तोड़ा है और कैसे जो है अभी क्या क्या चैलेंजेस अभी भी हैं और उनको कैसे ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप एक लक्ष्मी लाखरा का नॉर्मली माना जाता है कि लड़कियों के लिए स्कूटी होता है, ठीक है, और जो मेल होते हैं वो जो है टफ और बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे बुलेट हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब जो मेल चलाते हैं। ठीक है, यहाँ कहानी इवन कि जब हम ट्रेन ड्राइवर्स को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमको जो है ड्राइवर्स मेल दिखते हैं कि हाँ इतनी बड़ी गाड़ी चलानी है तो वो मेल ही चलाएगा, कोई लड़की नहीं चला सकती। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है लक्ष्मी लाखरा की। लक्ष्मी लाखरा कौन है? तो बेसिकली यह जो है झारखंड की एक लड़की है जो कि जो है ट्रेन चलाती है। अब ये झारखंड कहाँ है ये भी हम देख लेते हैं मैप में, क्योंकि हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो मैप स्किल इसमें बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये हमारा झारखंड स्टेट है जहाँ से ये बिलोंग करती है। तो लक्ष्मी लाखरा की कहानी क्या है? तो लक्ष्मी लाखरा के जो पेरेंट्स थे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी जैसे तैसे उन्होंने जो है ये कोशिश की कि उनके बच्चे जो है पढ़ाई कर सके। लक्ष्मी ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और एडिशनली उसको घर के भी सारे काम करने होते थे। फिर भी जैसे तैसे जो है उसने पढ़ाई डिप्लोमा लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स किया और फिर जो है रेलवे का एग्ज़ाम जो है उसने क्रैक किया और उसने डिसाइड किया कि मुझे जो है ट्रेन ही चलानी है। लक्ष्मी कहती है आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट व्हेन समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल। मुझे जो है चैलेंजेस लेना पसंद है, खासकर तब जब लोग ये कहते हैं यह काम लड़कियों का नहीं है। मैं आई मेक अश्योर आई गो अहेड एंड डू इट। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो काम तो ज़रूर करूँगी जिसके लिए बारे में कहा जाता है कि ये लड़कियों के लिए नहीं है। कहा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते थे तब लोगों ने कहा साहब अरे ये लड़कियों का क्यों नहीं है। जब हम मोटरसाइकिल चलाना चाहते थे तब लोगों ने कहा कि नहीं ये लड़कियों का काम नहीं है। जब पॉलिटेक्निक करना चाहते थे तब लोगों ने कहा लड़कियों का काम नहीं है। जब हम ड्राइवर बनना चाहते थे सब लोग कहते ये लड़की का काम नहीं है। फिर भी मैंने ये काम किया ये साबित करने के लिए कि लड़कियाँ वो सब कुछ कर सकती हैं जो कि जो है वो करना चाहती हैं। उसने कहा मेरी फ़िलॉसफी बहुत सिंपल है, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। जब तक मुझे जो है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने काम में मज़ा आ रहा है, जब तक जो है मैं अच्छा काम कर रही हूँ और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, मुझे अपनी मन मर्जी से लाइफ जीने का हक क्यों नहीं है। इट मीन्स कि उसने एक स्टीरियोटाइप को तोड़ा कि लड़कियां जो है रेल चलाने जैसे टफ काम नहीं कर सकती, लड़कियां जो है इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकती, लड़कियां जो है मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, पॉलिटेक्निक नहीं कर सकती। उसने इन सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और फाइनली प्रूव किया कि जो है वो भी जो है बाकी मेल्स की तरह वो अपना काम कर सकती है। तो सिमिलरली एक और छोटी सी कहानी आती है जेवियर की। हमारी सोसाइटी एक ऐसी है जहाँ पर जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये प्रेशर आप भी जो है बहुत ज़्यादा झेलते हो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, खेलो मत, खेलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, या वट एवर सो एंड सो बहुत सारी चीज़ें जो है तरह तरह से आती है। तो लड़कों पर जो है ज़्यादा फोकस होता है कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो जो है आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे लड़की का क्या है, अरे इसको तो शादी हो जाएगी तो इसकी इन लोग का इतना टेंशन नहीं है, इस तरह की बातें आती है। या यहाँ पर एक और स्टीरियोटाइप की बात आती है। जेवियर की कहानी क्या है कि जेवियर के 10th के रिजल्ट्स आए हैं और नंबर्स ठीक ठाक ही आए हैं, लेकिन साइंस और मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं हैं उसके। लेकिन उसको हिस्ट्री और लैंग्वेजेस पसंद थे, लिटरेचर जो है हिंदी इंग्लिश पसंद था, तो उसमें नंबर उसके अच्छे हैं। लेकिन अब होता क्या है कि उसके पेरेंट्स बहुत दुखी हैं कि जेवियर तुम्हारे नंबर मैथ्स में सिर्फ 65% है और फिजिक्स में नंबर तुम्हारे बहुत कम है। जेवियर कहता है कि नहीं मम्मा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे साइंस मैथ लेना ही नहीं है, तो हम क्यों टेंशन लें, हमको तो हिस्ट्री पढ़नी है। फाइनली उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम हिस्ट्री लेके क्या करोगे, साइंस पढ़ो, इसमें जो है तुमको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो मैथ साइंस ले लो। फिर कहता है पापा हमको पढ़ना ही नहीं है। तो फिर पेरेंट्स समझाते हैं कि बी सेंसिबल सन, होश समझदार बनो, मैथ्स ले लो, आगे जाके कंप्यूटर पढ़ो, आगे टाइम में कंप्यूटर का स्कोप बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जो है हम पे प्रेशर डालते हैं। अपने लिहाज से वो भी बहुत गलत नहीं होते, हमारा भला ही सोचते हैं, बट अल्टीमेटली लाइफ ज़्यादा ज़रूरी इस बात से है कि हमें क्या पसंद है। ठीक है, सीधी सी बात है, हम कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसके साथ हम खुशी ना रहें तो फिर लाइफ का फ़ायदा क्या है। तो कोशिश करनी चाहिए समझाने की। और ये जो प्रॉब्लम आपके साथ है ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, ये प्रॉब्लम सदियों से चली आ रही है। और यहाँ पर हम स्पेशली विमेंस की प्रॉब्लम को लेकर के फोकस करेंगे कि विमेंस के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने कैसे टैकल किया। ठीक है, आज जो है एजुकेशन सभी के लिए है,
सभी स्कूल जाते हैं, सभी जो है पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये पढ़ाई हमेशा सबके लिए नहीं थी। हमेशा जो है सब स्कूल नहीं जा सकते थे। पुराने दौर में क्या था, जो भी विमेंस थी उनको स्कूल जाना अलाउड नहीं था। एडिशनली जो SC ST कम्युनिटीज़ थे उनको स्कूल जाना अलाउड नहीं था। तो ऐसे केस में इन लोगों के लिए पढ़ाई के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे महिलाओं ने पढ़ाई को लेकर के स्ट्रगल किया है और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है। एक स्टोरी आती है रमाबाई की। रमाबाई कौन थी? तो बेसिकली जो है वो एक काफ़ी एजुकेटेड लेडी थी जिन्होंने विमेंस एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया था। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन जो है उन्होंने अपने पेरेंट्स से पढ़ना लिखना सीखा और मतलब संस्कृत पे उनकी इतनी अच्छी कमांड हो गई थी कि उनको पंडिता का टाइटल मिला, कि मतलब वो जो है पंडित हैं, बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज वाली हैं। फिर उनको लगा कि महिलाओं की जो है इंडिया उस समय 1890 के आसपास उनका पीरियड था, 1858 में जन्म हुआ, 1922 तक जिंदा रहे। तो उन्होंने देखा कि महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक जो है मिशन इस्टेब्लिश किया और वहाँ पर उन्होंने जो है जो विडोज़ थी और जो पुअर वुमेन थी उनको इनकरेज किया कि आप एजुकेशन लीजिए और इंडिपेंडेंट बनिए। होता क्या था कि उस दौर में जो एकदम चाइल्ड अर्ली मैरिज होते थे, मतलब होते होते जो है लड़कियों की शादी हो जाती थी, कई बार 6 साल 8 साल में भी शादी हो जाती थी। बीमारियां बहुत थी और डेथ हो जाती थी, तो बहुत सारी जो है विडो हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, विडोज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा था कि आपको एक घर के कोने में रहना है, कलरफुल ड्रेस नहीं पहनना है, आपको किसी पार्टी में नहीं जाना, कोई पूजा में नहीं बैठना, छोटे बच्चों को नहीं लेना। तो इस तरह से महिलाओं की कंडीशन बड़ी बुरी हो जाती थी, खासकर जो विडोज़ होती थी। तो उन्होंने क्या किया, जो विडोज़ और पुअर वुमेन थी उनको कहा कि आप एजुकेशन लीजिए और इंडिपेंडेंट होइए। एडिशनली उसने कुछ और स्किल सिखाई, कहा कि आप कारपेंटरी सीखिए, दूसरे काम सीखिए, ताकि जो आप कुछ इनकम जनरेट करें। एडिशनली प्रिंटिंग प्रेस चलाना, आज के दौर में जो है ये सब चीज़ें नॉर्मल मानी जाती है, बट उस दौर में प्रेस चलाना बड़ी बात होती थी। और यहाँ पर जो है उनके एक वर्कशॉप की इमेज है जहाँ पर आप देख सकते हो सारी महिलाएँ जो है प्रिंटिंग प्रेस चला रही हैं कि आप खुद की जो है बुक छापिए, अपने बारे में लिखिए और जो है अपनी कंडीशन को बेहतर कीजिए। तो माना ही जाता था पहले कि जो है महिलाओं का काम क्या है कि आप म्यूजिक सीख लीजिए, पॉटरी सीख लीजिए, वीविंग सीख लीजिए, दैट्स सफिशिएंट फॉर द वुमेन। ये आज है कि हम उनको कहते हैं कि नहीं, हमको एजुकेशन लेनी है। अगेन आज भी देखोगे कि हम ये क्या कहते हैं, लड़के आए चलो ठीक है मैथ ले लेगा, लड़की है काम करो बायो दिला देंगे या फिर डॉक्टरी कर लेंगे। तो ये सब स्टीरियोटाइप थिंकिंग्स हैं जो कि उस दौर में भी थी और कुछ फॉर्म में आज भी है। एक और कहानी आती है राज सुंदरी देवी की। राज सुंदरी देवी के पहले जो है एक रुकैया शेखावत हुसैन की कहानी देख लेते हैं, फिर जो है आगे चलेंगे। रुकैया शेखावत हुसैन कौन थी? तो बेसिकली ये एक बड़े लैंडलॉर्ड फैमिली को बिलोंग करती थी, ठीक है। इनको जो है उर्दू पढ़ाया गया क्योंकि मुस्लिम फैमिली थी, तो हालांकि मुस्लिम की बात नहीं थी उस दौर में, जो है हिंदू मुस्लिम सब उर्दू पढ़ते थे, ठीक है। तो उर्दू जो है चूँकि एक बड़े फैमिली से थी, उर्दू इनको पढ़ाया गया, बट इनको मना कर दिया गया कि आप बंगाली और इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। खासकर जो है इंग्लिश के लिए ज़्यादा वो था कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, क्योंकि इंग्लिश एक कहा जाता था एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको पढ़ लेने से जो है लड़कियां करप्ट हो जाएंगी, वो बिगड़ जाएंगी, ठीक है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जो है लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। था क्या कि जो वेस्टर्न लिटरेचर था उसमें जो है फ्रीडम की बात होती थी, इक्वालिटी की बात होती थी, सबके साथ जो इक्वल ट्रीटमेंट की बात होती थी, और ये सोसाइटी नहीं चाहती थी कि लड़कियां पढ़ें। फिर भी रुकैया ने काफ़ी मेहनत की और उन्होंने जो है इंग्लिश और जो है बांग्ला दोनों लैंग्वेज सीखी अपने बड़े भाई और बहन से, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने खुद से एक कहानी लिखी, खुद एक राइटर बनी और एक कहानी लिखी सुल्तानाज ड्रीम 1905 में। और ये कहानी जो है पूरी इंग्लिश में लिखी थी जब 25 साल की वो थी, ठीक है। सुल्तानाज ड्रीम क्या है, आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी एलिस इन वंडरलैंड, बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है, पढ़ना चाहिए, जिसमें एक लड़की है वो हमेशा अपने फैमिली वालों से परेशान है और थक करके सो जाती है और सपने में खो जाती है, और वहाँ पर वो उसको एक राजकुमार मिलता है, वट एवर सो एंड सो स्टोरी है। तो उसी के पैरेलल इसने जो अपनी स्टोरी लिखी, बुक का नाम क्या है, सुल्तानाज ड्रीम। राइटर कौन है? रुकैया शेखावत हुसैन, ठीक है। तो इस बुक की स्टोरी क्या है? तो उसने कल्पना की कि एक दुनिया है लेडी लैंड। उसने कहा कि एक सुल्ताना है, वो जो है
लेडी लैंड में पहुंच जाती है। लेडी लैंड में क्या है, तो सारी महिलाओं को पढ़ने की फ्रीडम है, वो नए तरह के इन्वेंशन कर रही हैं, उनके पास इतना जो है नॉलेज आ गया है कि उन्होंने बारिश को कंट्रोल कर लिया है, कारों को वह आसमान में उड़ा रही हैं, और उन्होंने दुनिया में वॉर को एकदम ख़त्म कर दिया है। उन्होंने अपना दिमाग लगा करके सबको कन्विंस कर दिया है, और सारे जो गन्स ख़त्म हो गए हैं, सारे लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई है, और दुनिया में बड़ी शांति और खुशहाली फैल गई है। ऐसा सुल्ताना जो है कल्पना करती है। खैर, सुल्ताना जब लेडी लैंड में पहुंचती है, फिर उसके बाद जो अचानक से उसको महसूस होता है कि यार मैं तो केवल सपना देख रही थी। बट इस कहानी में हम ये देख सकते हैं कि उस दौर की महिलाएं क्या सोचती हैं थी। उस दौर में उनको फ्रीडम चाहिए थी, स्कूल जाने की फ्रीडम चाहिए थी, कुछ नया इन्वेंट करने की फ्रीडम चाहिए थी, दुनिया को बेहतर बनाने की। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है, खैर जो उनका सपना था वो तो पूरा नहीं हो पाया। फाइनली रुकैया ने एक जो है स्कूल खोला गर्ल्स के लिए कलकत्ता में, और ये स्कूल आज भी फंक्शन करता है। सिमिलरली पंडिता रमाबाई ने जो स्कूल खोला था वो भी अभी भी फंक्शन कर रहा है। एक और थी राज सुंदरी देवी। इनकी कहानी क्या थी, बेसिकली ये भी एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली में थी, और उन्होंने जो है 60 की एज में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। 60 साल की उम्र में ऑटोबायोग्राफी लिखती है, अमार जीवन। बुक का नाम क्या है, अमार जीवन। राइटर कौन है, राज सुंदरी देवी। ठीक है, और ये जो है इंडिया की पहली जो है ऑटोबायोग्राफी है जो कि किसी विमेन के रही है। एक महिला के द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो ये कौन थी, तो बेसिकली रिच लैंडलॉर्ड फैमिली थी। ये जो लोग रहे हैं अभी तक, जिनका नाम आप देख रहे हो, सारे बहुत हाई क्लास लोग रहे हैं। क्यों हाई क्लास रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला था। ठीक है, तो स्टोरीज़ भी इन्हीं की ज़्यादा मिली हैं। ठीक है, तो इनके यहाँ क्या था, ये माना जाता था कि अगर कोई जो है महिला अगर पढ़ लिख लेती है, तो मतलब उसने पढ़ना लिखना सीख लिया, तो उसके हस्बैंड के लिए बैड लक आएगा और उसका हस्बैंड डेथ हो जाएगा, हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और वो विडो हो जाएगी। इसी कारण उनको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। राज सुंदरी देवी को कहा जाता तुम बिल्कुल भी पढ़ो मत। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम पढ़ी लिखी हो तो फिर कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि जो है तुम्हारा हस्बैंड इमीडिएट मर जाएगा। सोचो क्या वाहियात सोच थी, बट इसके दिमाग में घुसा पड़ा था कि नहीं, हमको पढ़ाई करनी है तो करनी है। अब समस्या क्या है कि पढ़े तो पढ़े कैसे, घर वालों ने पढ़ाया नहीं, ससुराल गई। सोचो इतनी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड फैमिली से है और बावजूद इसके पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, शादी करके गई तो वहाँ पर भी समस्या क्या थी कि उसको एकदम अर्ली मॉर्निंग जगना होता था और देर रात तक काम करना होता था, और 14 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। यू कैन इमेजिन, 14 साल जिस एज में आप जो है अभी हो, उस एज में उसकी शादी हो जाती है। ससुराल का सारा काम करना है और सुबह से एकदम अर्ली मॉर्निंग से लेकर के रात को 12 बजे तक काम करना है, और बीच में रेस्ट करने का टाइम नहीं। और उसी बीच उसने सोच के रखा है कि हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं था कि वो बहुत सारे कुछ जो उल्टा सीधा पढ़ना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश क्या थी कि एक चैतन्य भागवत पढ़ना था उसको। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़े संत रहे हैं, उन्हीं की जो है किताब पढ़ना था। चूँकि आसपास देखती थी, चूँकि धार्मिक महिला थी, तो आसपास लोगों को देखती थी कि वो भगवान के भजन पढ़ रही, चैतन्य प्रभु के भजन पढ़ रही है, तो ये उनके बारे में पढ़ना चाहती थी, लेकिन कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है। तो उसने क्या किया, तो उसने ये देखा, वो किचन में बैठ करके देखते रहती थी अपने बच्चों और अपने पति पर कि अक्सर क्या होता था कि जो उसके हस्बैंड थे वो बच्चों को बुलाते थे कि हाँ देखो मेरी किताब कहाँ है, ला करके मुझे दो। तो ये जो है उन पर ध्यान रखती थी। जैसे ही पता चलता था कि किताब जो है घर में अकेले ऐसे रखी पड़ी है और कोई उसको पढ़ नहीं रहा, चुपचाप जो है वो किताब उठा के ले आती थी और उसको पढ़ने की कोशिश करती थी। लिखना कैसे सीखा, तो जो उसका बड़ा बेटा था वो जो है कागज़ पर अल्फ़ाबेट्स लिखता रहता था। ठीक है, जैसे जो छोटे बच्चे को ABCD लिखना सिखाते हैं, तो बेटे की पढ़ाई होती थी तो वो उसकी कॉपी को देख करके वो नकल करती थी, और हर टाइम वो ये देखते रहती थी कि किसी भी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसको देख लें कि ये जो है पढ़ना लिखना सीख रही है। सोच के देखो, सुबह एकदम 14 साल की लड़की है, खैर उस समय तक तो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन मैक्सिमम 15-20 साल हो गया होगा, या फिर 18 से 20 साल उसकी एज रही होगी। उस दौर में अपने बेटे को देख करके वो पढ़ना सीखती है, और घर का सारा काम करना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, देर रात तक सोना है, और उसमें जो है चुपचाप किसी को पता ना चले उसी बच्चे की पेज को देख करके लिखना सीखना है। सोचो कितना मुश्किल रहा होगा। आज हमारे सामने चीज़ें बहुत ईजी हैं, पेरेंट्स जो है किताबें ला के दिए बैठे हैं, बहुत सारी कोचिंग्स लगा के बैठे हैं, टीचर्स जो है इस कोरोना के काल में भी जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बोरिंग लग रहा है, नहीं पढ़ना है। तो
फाइनली जो है उन्होंने पढ़ाई करने में सक्सेसफुल रहीं। चैतन्य भागवत पढ़ा। 60 की एज में आते आते उनको लगा कि नहीं, हमको खुद की जो ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए कि महिलाओं के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। माना था कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बट उन्होंने दिखाया कि जो एलीट क्लास की फैमिली की जो औरतें हैं उनकी लाइफ भी अच्छी नहीं है। उनके यहाँ भी उसी तरह के डिस्क्रिमिनेशंस हैं जैसे कि लोअर फैमिलीज़ में रही हैं। तो बुक का नाम क्या था? अमर जीवन। राइटर कौन थी? राज सुंदरी देवी। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज क्या कंडीशन है? ठीक है, उस समय तो खैर डिस्क्रिमिनेशन था, क्या आज हालात ठीक हो गए? तो आज भी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हर 10 साल पे सेंसस होता है। सेंसस क्या है? सरकार करती क्या है, देश भर की जितनी भी पॉपुलेशन है उनके बारे में बहुत सारे डाटा कलेक्ट करती है। इन डाटा में क्या होता है, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जो है, क्या उनकी एज ग्रुप है, क्या उनकी एजुकेशन है, क्या उनकी जॉब्स हैं, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती है। ठीक है, तो इसी सेंसस में कुछ आंकड़े निकल के आते हैं कि 1961 में लगभग 40% जो है बॉयज़ एंड मेल वर लिटरेट। मेल कितने थे? 40% लिटरेट थे। दूसरी ओर जो फीमेल्स थी वो सिर्फ 15% थी। मेल कितने हो गए? 40%। ठीक है, और फीमेल कितनी है? ओनली 15। यू कैन सी की जो है डिफरेंस कितना ज़्यादा था। 2001 का सेंसस आता है जिसमें जो मेल हैं उनकी जो है 76% है और फीमेल 54% है। ठीक है, 2011 में भी कंडीशन ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती है। 2011 में जब देखें तो जो मेल है वो लगभग 80+ हो चुकी है और जो फीमेल का है वो लगभग 58% के आसपास जो है चल रहा है। तो कैन इमेजिन के जो है कि अभी भी महिलाओं और पुरुषों के एजुकेशन में कितना डिफरेंस है। और ये याद रखिए, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सरकार की नज़र में जो लिटरेसी की डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी ही है कि एक अपना नाम लिख सके, उसको पढ़ ले और बेसिक मैथ कर ले, 2 + 2 4 बता दे तो उसको लिटरेट मान लेते हैं। हायर एजुकेशन की तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ बेसिक लिटरेसी कि अपना नाम लिख लो, उसको पढ़ लो और जोड़ घटाना आप कर लो, इट मीन्स कि आप लिटरेट हो। उस कंडीशन में भी जो है लगभग 78 से 78%, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2011 में जो है 78% जो है मेल हैं और फीमेल जो है ये 58 या 9 है, सॉरी मैं कन्फ्यूज़न हूँ, 58 या 59% जो है ये फीमेल हैं। लिटरेसी रेट है तो अभी भी जो है जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स महिलाओं को एजुकेशन उस तरह से नहीं मिल रही है। अच्छा, इसमें और भी कैटेगराइजेशन किया गया, जैसे प्राइमरी क्लासेस तक जो एवरेज जो स्कूल जा रहे हैं प्राइमरी क्लास तक, तो एवरेज जो है 34% है। ठीक है, जो स्कूल जा रहे हैं। ठीक, अगेन जब आप उल्टा मैंने कर दिया कि प्राइमरी क्लासेस में जो 34% ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट रेट है, सॉरी मैंने जो है थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये जो है ड्रॉप आउट रेट है। ठीक, तो 34% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं एवरेज पूरे जितने भी स्कूल जाते हैं उसमें जो है 34% बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन अगर SC कम्युनिटी के बॉयज़ को देखें तो 37% छोड़ते हैं, ST कम्युनिटी का देखें तो 49% देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली फीमेल्स का देखें, सॉरी मैं एक मिनट होल्ड कर, हेलो, हाँ, तो सिमिलरली फीमेल्स का देखें तो 29% ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी क्लास तक आते आते यानी 10 तक आते आते जो एवरेज अगर हम मेल्स का देखें, स्टार्टिंग में देखेंगे तो जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा जो है स्कूलों में दिख रही हैं। ठीक है, सिर्फ 29% ही स्कूल छोड़ रही हैं। ठीक है, छोटे क्लासेस में, और दूसरी ओर बॉयज़ जो है 34% छोड़ दे रहे हैं। लेकिन जब हम 10 तक आते हैं तो 61% बच्चे जो है बॉयज़ स्कूल छोड़ देते हैं। दूसरी ओर गर्ल्स के स्कूल छोड़ने का जो रेशियो है 65। SC बॉयज़ 71% छोड़ रहे हैं, दूसरी ओर SC वीमेन जो है 76% छोड़ रही हैं। ST बॉयज़ 78 छोड़ रहे हैं, ST गर्ल्स 81% छोड़ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग दौर में गर्ल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्कूल में हैं
या लगभग बराबर स्कूल में हैं, लेकिन 9-10 तक आते आते गर्ल्स के जो स्कूल छोड़ने की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू बॉयज़ भी स्कूल जोड़ लें, ऐसा नहीं है। 10 तक आते आते लगभग जो है सिर्फ 40% बच्चे 60% हैं, 40% बॉयज़ स्कूल से निकल गए, लेकिन जब हम गर्ल्स की बात करते हैं तो 65% गर्ल्स छोड़ दी। SC/ST का देखें तो 76 और 81% तक जो है गर्ल्स स्कूल छोड़ दी। तो ऐसा क्यों है कि गर्ल्स जो है ज़्यादा संख्या में स्कूल छोड़ रही है, खासकर जो बड़ी क्लासेस में, ठीक है। तो उसके पीछे क्या वजह है? अब जो है सरकार ने इस चीज़ पर स्टडी करनी शुरू की कि क्यों ऐसा है कि जो दलित, जो SC कम्युनिटी, SC/ST, जो ट्राइबल्स लड़कियां हैं या फिर दलित लड़कियां, वो स्कूल से क्यों बाहर हो जा रही हैं। ऐसे ही एक आंकड़ा और मिलता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनकी कंडीशन और ज़्यादा बुरी है, कि उनके यहाँ जो है एजुकेशन का लेवल और ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसा क्यों है? तो वजह क्या है कि जैसे ही लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उनसे कहा जाता है कि आपको जो है हाउस वर्क करना है, ठीक है, हाउस वर्क उनको मिल जाता है। एडिशनली कई बार क्या होता है, स्कूलों में सेफ्टी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वी आर लकी कि हम अच्छे स्कूलों में हैं जहाँ पर इस तरह का ये कंसर्न नहीं है। कई बार क्या है, स्कूल का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्कूल जो है बहुत दूरी पर है घर से, और लोग अपनी लड़कियों को इतना दूर जाने नहीं देना चाह रहे। कई बार वहाँ पर जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो इन सब कारणों से लड़कियों की जो एजुकेशन है वो बड़ी क्लासेस में और कम होते जाता है। कई बार क्या होता है, अर्ली मैरिज भी एक बड़ा इशू है कि लोग सोचते हैं कि साहब इसको अब जो है शादी करनी है, या जल्दी शादी हो गई उसके बाद जो है फिर जो है लड़की की पढ़ाई मिस हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है लड़कियों की एजुकेशन काफ़ी कम रह जाती है। नो डाउट लड़के भी छोड़ते हैं, लड़कों जैसे गरीब फैमिली के लड़के हैं तो उनको पेरेंट्स बुला लेते हैं कि नहीं तुम बाहर जाओ काम करने के लिए, बट लड़कियों के साथ साथ कुछ एडिशनल बर्डन भी आ जाते हैं जिसको हमने दिखाया। बाकी भेदभाव होता है, उनका जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो फिर वो जो है सोचती हैं कि हम जो है ना ही जाएँ तो अच्छा है। अब इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए क्या कुछ किए गए, तो कई तरह के जो है कोशिशें की हुई है। जैसे कुछ लीगल रिफॉर्म्स हुए, कई सारे कानून बनाए गए, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा था, हेल्थ इश्यूज़ था, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। अब ये क्या चीज़ें हैं, लीगल रिफॉर्म्स क्या है? जैसे लड़कियों के साथ बदतमीजी होती थी या फिर इस तरह के इश्यूज़ थे तो एक कानून बनाया गया पोक्सो, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ, जो पोक्सो कानून बना, ठीक है। एडिशनली जो हेल्थ के इश्यूज़ थे तो स्कूलों में जो है खाना दिया जाने लगा, जो वेमेंस थी उनके लिए जो है, जो गर्ल्स हैं उनको जो है, और भी जो है कई जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको आयरन के टैबलेट्स और दूसरी चीज़ें उनको दी जाती हैं। ये सब इसलिए ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव की जाए। एजुकेशन पर ही इतना फोकस क्यों है? क्योंकि एजुकेशन ही वो रास्ता है जिसके द्वारा वो अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बना सकती है, ठीक है। अगेन कई सारे जो मेल हैं वो भी इन्होंने जो है महिलाओं को सपोर्ट किया है। अब वो क्या क्या तरीके हैं जिससे जो है महिलाएं अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकती हैं। पहला जो तरीका है दैट इज़ कैंपेनिंग। अब ये कैंपेनिंग क्या है? सीधी बात है कि इंडिया ही नहीं, ये जो वीमेंस की प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। हर जगह जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। तो अकेले अगर आप कोई बात कहने जाते हो तो लोग सुनते नहीं हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को कलेक्ट करें और फिर जो है हमारी जो डिमांड्स हैं उससे जो है लोगों को अवेयर करें, ठीक है। तो कैंपेनिंग एक बड़ा तरीका है। और ऐसे ही 2006 में एक फेमस कानून पास हुआ दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कहानी क्या थी, ये सब आप जो है आपको आगे जो है क्लास 8 में डिटेल में मिलेगा। था क्या कि घरों में जो है अक्सर होता था कि घर की लड़कियों को, घर में वाइफ्स को बहुत ज़्यादा पीटा जाता था। तो महिलाओं ने इसके खिलाफ काफ़ी सारा मोर्चा किया, रैली की, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। उसके बाद सरकार ने एक कानून बनाया कि अगर घर में कोई भी मेल किसी भी महिला को पीटता है तो उस केस में वो महिला जो है जा कर के पुलिस में कंप्लेन कर सकती है। पहले क्या होता था, लोग कह देते थे ये हमारा फैमिली मैटर है तो हम जो है आप बीच में मत पड़िए। लेकिन अब ये कानून बन गया है कि भले वो आपकी वाइफ है, भले वो आपकी बेटी है, आप उसको ऐसे नहीं पीट सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 1997 में एक और जो है कानून बनाया गया महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए। यही जो पोक्सो की मैं बात कर रहा था, इसमें क्या था, हो क्या रहा था
कि महिलाएं जब जो है जॉब में जा रही थी या फिर स्कूल कॉलेजेस में ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी कि उनके साथ बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों ने उनका अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश की। तो इस तरह के कानून बनाए गए कि अगर कोई जो है किसी भी ऑफिस में या किसी भी स्कूल में अगर गर्ल्स के साथ या महिलाओं के साथ कुछ गलत करता है तो उस केस में वो कंप्लेन कर सकती है। बट हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो कंप्लेन है वो जेन्युइन काज के हो, ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसे भी केसेस आए हैं जब लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए जो है दूसरे को फंसाने की कोशिश की हो। तो कानून बहुत सारे हैं सभी के बेनिफिट के लिए। ऐसे ही 1980s में एक और बड़ा इशू चल रहा था डॉवरी डेथ का। होता क्या था, लोग बहुत बड़ी बड़ी दहेज मांगते थे और जब लड़कियां दहेज नहीं दे पाती थी तो उसके बाद जो है उनको जिंदा जला दिया जाता था। ये बहुत बड़ी कॉमन सी चीज़ थी कि कहते कि लड़की के घर वालों ने दहेज नहीं दिया तो उसको मारा पीटा और फाइनली उसको आग में जला के मार डाला और दूसरी जगह शादी कर ली। फाइनली जो है गवर्नमेंट ने इस पर भी बैन लगाया और इसको जो है स्ट्रिक्ट इसके अगेंस्ट केस बनाए और आज जो है इस तरह के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक है, तो पहला तरीका जो कैंपेनिंग है, तो ऐसा क्यों हुआ कि लोग मीडिया में आए, लोगों से बातें की, फाइनली सरकार तक अप्रोच की, लीडर्स के पास गए और फाइनली सरकार ने कानून बनाया। ठीक है, दूसरा तरीका है रेजिंग अवेयरनेस। ठीक है, रेजिंग अवेयरनेस क्या है? ये दूसरा तरीका है जिससे हम अपनी बात को जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं और वुमेन्स के इशू को बेहतर बना सकते हैं। रेजिंग अवेयरनेस का मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रही है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक आप किसी से कहेंगे नहीं। ठीक है, तो रेजिंग अवेयरनेस में क्या हुआ कि महिलाओं ने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे लोगों से के साथ डिस्कस करना शुरू किया और लोगों का एग्री करना शुरू किया कि महिलाओं के साथ किस किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। अब लोगों को कैसे अवेयर किया गया, तो इसके लिए स्ट्रीट प्ले बनाए गए, सॉन्ग्स बनाए गए, पब्लिक मीटिंग की गई, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे गए, ताकि जो है लोगों को पता चले कि उनकी वुमेन्स की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और सिर्फ वुमेन्स ही नहीं करती, वर्कर्स करते हैं, पीजेंट्स करते हैं, और भी अलग अलग कम्युनिटी जो है ये रेजिंग अवेयरनेस वाला काम करती हैं। नेक्स्ट अप्रोच इज प्रोटेस्टिंग। कई बार क्या होता है, हम लाख कोशिश कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही, उस केस में लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि एक पूरा समूह है वो सड़क पर रैली कर रहा है, कई बार जो है धरना होता है, सड़क पर जो है रोड जाम कर दिए जाते हैं। लेकिन हमको याद रखना होगा कि ये सब तरीके सही तो हैं, लेकिन हमारा जो होगा वो पीसफुल तरीका होना चाहिए। याद रखिएगा, अपनी डिमांड रखने का जो तरीका होगा वो पीसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो है हम सड़क पर जो है हम तोड़फोड़ मचा रहे हैं, हम वहाँ दंगा फसाद करने लग गए। नो डाउट आजकल जो भी रैली होती है इसमें तोड़फोड़ दंगा फसाद बहुत कॉमन है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा जो भी प्रोटेस्ट है वो पीसफुल होना चाहिए, डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है। लास्ट इज शोइंग सॉलिडारिटी। देखो, डेमोक्रेसी टोटल नंबर का गेम है। जब तक हम लोगों को यूनाइटेड नहीं दिखाएंगे, आपके पीछे एक वोट बैंक नहीं दिखेगा, तब तक लोग काम नहीं करेंगे। यही वजह है क्लासेस में भी हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप ग्रुप में जाइए। कई बार आप लोग ये करते भी हो कि हाँ ठीक है, बार बार जो है क्लास टीचर से कहा, बात नहीं सुनी गई, तो फाइनली आप प्रिंसिपल के पास जाते हो और पूरी क्लास जाती है। तो फिर लगता है कि नहीं, जब पूरी क्लास आई है तो मैटर सीरियस है। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी में भी होता है कि जब आप जो एक बहुत बड़ा ग्रुप लेकर के जब आप साथ में चलते हो तो फिर लगता है कि नहीं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए और जो है और एक साथ मांग उठाइए, आपकी बातें सुनी जाएगी। तो कई सारे हमारे पास अप्रोचेज आ गए, जिसमें क्या था, सबसे पहले कैंपेनिंग था। कैंपेनिंग था। अच्छा, एक और तरीका है, एक और तरीका है कि हम कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। ये इसमें नहीं, साइड में छोटा सा दिया हुआ है कि नहीं मानी जा रही है तो हम कोर्ट में जा कर के केस भी कर सकते हैं कि साहब हमारे राइट्स का जो है वायलेशन हो रहा है, तो हम कोर्ट में जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं कि साहब हमें जो है जस्टिस दिलाइए। तो क्या क्या तरीके हो गए, एक कैंपेनिंग हो गया, दूसरा हम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, तीसरा मीडिया में जा सकते हैं, चौथा रेजिंग अवेयरनेस, अवेयर कर सकते हैं लोगों को, पांचवा प्रोटेस्ट, शोइंग सॉलिडारिटी, और आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे कि जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है और ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स लेने की कोशिश की है। एडिशनली ये सारे अप्रोचेज सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, सभी के लिए खुले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हम सब जो है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो हम सब इन राइट्स को या इन फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।